हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ठीक है, तो तुम्हारी बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ जो एलिमेंट्स है उनकी वैल्यूज देखी और किसको रेफरेंस मानेंगे हम? हाइड्रोजन को। पढ़ा था ना हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के हम बाकियों को क्या करेंगे? अरेंजमेंट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने की। ठीक है, तो हमारी ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू है नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव, मतलब क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू किसकी होती है? लिथियम की। सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्लोरीन की, जो तुम्हें ध्यान रखनी है। और ये बाकी जो है वो इनके बीच में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी क्या है? रिडक्शन की पावर की टेंडेंसी। तो यहाँ पे लिथियम अपना रिडक्शन करके लिथियम बना रहा है और यहाँ पे फ्लोरीन अपना रिडक्शन करके फ्लोरीन आयन बना रहा है। तो इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है रिड्यूस करने की और इसकी टेंडेंसी बहुत कम है रिड्यूस करने की, नेगेटिव में वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये अपना रिडक्शन बहुत जल्दी कराएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये थे हमारी सीरीज और यहाँ पे हाइड्रोजन को हम रेफरेंस मानते हैं। इसके नीचे वाले सारे पॉजिटिव और इसके ऊपर वाले सारे नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिडक्शन वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रिडक्शन रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा रिडक्शन करता है उसकी वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, जो जितना अच्छा रिडक्शन करता है वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो खुद का रिडक्शन कराता है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराता है, उसी के तो इलेक्ट्रॉन लेके खुद अपने आप को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो रिडक्शन जिसका जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा रहा है, इसलिए वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इन सब में से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा फ्लोरीन होएगा और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, अपोजिट हो गया ना, ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हमारा। तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। तुमसे पूछा जाए उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर किसी की कितनी होगी, कितनी, कुछ भी एलिमेंट तुम्हें दे देंगे और इसकी सबसे अच्छी क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि जो जितना अच्छा रिडक्शन करेगा, जिसकी जितनी पॉजिटिव वैल्यू है वो उतना अच्छा रिडक्शन करेगा और वो जितना अच्छा रिडक्शन करेगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा। दूसरी तरफ जिसकी जितनी नेगेटिव वैल्यू है वो उतना अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा और उसको वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें हमें इस पूरी सीरीज से ध्यान रखनी है। बाकी के जो इसके बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनको याद रखने के अभी हम निमोनिक देखेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद वो निमोनिक पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया है, हम उसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब नेगेटिव वैल्यू से लेकर हम लास्ट फ्लोरीन तक पॉजिटिव वैल्यू को याद कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले लगा के बाल सुरेश, लगा के बाल सुरेश काना। ठीक है, लगा के बाल सुरेश काना, मांगे आलू MGAL। ठीक है, मांगे आलू। यहाँ तक एक याद रखना कि लगा के बाल सुरेश काना मांगे आलू। उसके बाद मंजन करके फेंको, मंजन जो दांत वाला मंजन होता है, मंजन करके फेंको नील। अब यहाँ पे जो पीबी होता है वो क्या होता है? लेड होता है ना, तो ल वहां से याद रखोगे, नील। उसके बाद हाइड्रोजन 0 आता है। अब हमारे पॉजिटिव वाले शुरू होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक बार दोबारा देख लो, लगा के बाल सुरेश काना मांगे आलू, मन जन करके फेंको नील, फिर हाइड्रोजन 0। उसके बाद क्यों होगी आज और पिटाई फालतू में, क्यों होगी आज और पिटाई फालतू में। तो ये हमारे पॉजिटिव वाले और ये हमारे नेगेटिव वाले, हाइड्रोजन से ऊपर वाले और हाइड्रोजन के बाद वाले। ये सबसे अच्छा क्या होता है बताओ जल्दी से? फ्लोरीन की क्या है पॉजिटिव वैल्यू, तो ये अच्छा से क्या करेगा? रिडक्शन करेगा और ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा। दूसरी तरफ लिथियम है, इसकी नेगेटिव वैल्यू है, ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा।
ठीक है, खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा और दूसरों को रिडक्शन कराएगा, तो ये अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये सबसे अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसकी सबसे पॉजिटिव वैल्यू और इसकी सबसे नेगेटिव वैल्यू, ये हमारी रेंज हो गई। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चल रहा था, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। तो यहाँ क्या होएगा कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे और वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होएगा। इसको और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखो ये हमारा बीकर है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, एनोड पे नेगेटिव, एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे पॉजिटिव, ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे एनोड पे क्या होएगा, पॉजिटिव, और कैथोड पे क्या होएगा, नेगेटिव, बस ये चेंज आता है इसमें। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होएगी, कैथोड पे रिडक्शन होएगी, वो चेंज नहीं होएगा। एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन ही करेगा और कैथोड रिडक्शन ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो ऐसे रोड लगा दी हमने, इसको ज्वाइन करा दिया, ये एनोड होता है लेफ्ट साइड पे और ये कैथोड होता है। तो एनोड को किससे हम ज्वाइन करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड को हम किससे ज्वाइन करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, अब हमें क्या देनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा जो कि क्या हो, आयंस में टूट जाए, टूटेगा तो मूव करेगा, मूव करेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब इस बार ये हम दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारा बीकर है वो कैसा होना चाहिए, सिलिका जेल या फिर ग्लास का बना होना चाहिए, सिलिका जेल या फिर ग्लास वगैरह का। ठीक है, इनर्ट होना चाहिए, मतलब रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट होएगा और ये भी अगर हमारा मेटल का बन जाए, कंडक्टर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा। तो इसीलिए हमें ये कंटेनर जो होना चाहिए वो ग्लास या सिलिका जेल का लेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हम अपनी तरीके से डालेंगे, या तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेस डाल सकते हो, या कोई भी स्ट्रॉन्ग सोल्ट डाल सकते हो। तो यहाँ एनोड होगा, यहाँ हमारा कैथोड होगा। तो एनोड पे कौन है, पॉजिटिव, तो मान लो यहाँ हमने NaCl डाला, तो Cl नेगेटिव इस साइड जाएगा और Na पॉजिटिव इसकी साइड जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, Cl नेगेटिव इस साइड जाएगा, Na पॉजिटिव इस साइड जाएगा, क्योंकि एनोड जो है वो इस बार पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, कैथोड इस बार नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, बस ये फर्क है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव होता था, वो हमें याद है ना, तो हम इससे जस्ट चेंज कर लेंगे, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव साइड पॉजिटिव जाता है और पॉजिटिव साइड नेगेटिव जाता है। तो ये था हमारा उसका सेटअप। तो अब हम इसमें दो केस देखेंगे। ठीक है, याद तक हो गया, नोट कर लिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक तो इसका मोल्टन केस होएगा कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं ना वो मोल्टन स्टेट में होएगी, और एक हम देखेंगे कि वो लिक्विड स्टेट में होएगी। ठीक है, एक हम देखेंगे मोल्टन स्टेट में और एक हम देखेंगे लिक्विड स्टेट में। तो मोल्टन स्टेट में भाई NaCl, मोल्टन स्टेट थोड़ी सी क्या हो जाती है कि पिघल गया। अगर हम NaCl का पाउडर डालेंगे तो वो तो आयंस नहीं होगा, फ्री नहीं मूव करेगा, तो करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हम उसको थोड़ा मोल्टन स्टेट में पानी डाल के थोड़ा जेल सा बना देंगे, और जब हम लिक्विड में उसको प्रॉपर पानी में घोलेंगे तो वहां NaCl के साथ जो वाटर होगा तो उसके भी आयन होंगे। तो ये दो अलग अलग केस है।
तुमसे पूछेंगे मोल्टन स्टेट में होगा तो वो सेटअप में क्या केमिकल रिएक्शन बनेगी, और अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो केमिकल रिएक्शन क्या बनेगी। तो यहाँ लिक्विड स्टेट में दो केस बन जाते हैं, यहाँ सोडियम भी होता है और H पॉजिटिव भी होता है, तो इन दोनों में से हम किसको प्रेफरेंस देंगे रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ हम सब देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है, जब हमारा जो रिएक्ट वो होएगा, केमिकल रिएक्शन बनेगी, ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और केमिकल रिएक्शन होगी, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद कुछ प्रोडक्ट तो बनेगा। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा वो हम इन दोनों के बेस पे देखेंगे कि अगर हम मोल्टन स्टेट लेते हैं तो क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट में, और अगर हम लिक्विड स्टेट में रिएक्शन कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल देते हैं। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट केस पहले मोल्टन स्टेट का। तो मोल्टन स्टेट को पढ़ने से पहले हम एक चीज देखेंगे। अभी हमने क्या देखा कि हमारा ऐसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, यहाँ पे हमारी एक रोड होती है, यहाँ हमारी एक रोड होती है, लेफ्ट साइड पे एनोड होता है, राइट साइड पे कैथोड होता है। लेकिन अब इसको जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव, यही पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे हमारा एक कैटायन होएगा और एक एनायन होएगा। ठीक है, कैटायन होएगा, एनायन होएगा, तो कैटायन किसके साइड जाएगा, कैथोड साइड, और एनायन किसके साइड जाएगा, एनोड साइड। तो ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। ठीक है, एनायन एनोड के पास, कैटायन कैथोड के पास। ठीक है, एनायन किस साइड जाएंगे, एनोड के पास। एनायन कैसे होते हैं, नेगेटिव, और एनोड किस बैटरी से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है एनायन हमारा एनोड के पास जाएंगे और कैटायन हमारा कैथोड के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होएगी, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा इलेक्ट्रोड पे, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड है। सबसे पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या मतलब है इसका, कि जो यहाँ हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसका नेचर होना चाहिए कि वो आयनिक फॉर्म में होना चाहिए। मतलब जैसे हम उसको पानी में घोलें तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए, या तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग सोल्ट लें, जिसको इलेक्ट्रोलाइट में अगर जब हम डालें तो वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जैसे हमारा NaCl, MgSO4। ठीक है, ये सब। सेकंड किस पे डिपेंड करता है कि मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसा मीडियम है हमारा, मोल्टन है या फिर एक्वस है। ठीक है, मोल्टन है या फिर एक्वस है। तो अभी हम ये दो केसेस की बात करेंगे कि मोल्टन होगा तो क्या रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एक्वस होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, थर्ड हम किसकी बात करेंगे, नेचर हो गया, मीडियम हो गया, कंसंट्रेशन कैसी है इलेक्ट्रोलाइट की, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस पे भी डिपेंड करता है क्या हमारा प्रोडक्ट, कि वो कंसंट्रेटेड होगा या फिर डाइल्यूट है, इस पे भी डिपेंड करेगा। और फोर्थ हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसमें क्या होएगा हमारा, ये जो हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे उसका नेचर कैसा होना चाहिए। ये अगर वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड, और दूसरे होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होंगे, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको कहेंगे कि आओ मेरे ऊपर रिएक्शन करो और कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जबकि एक्टिव इलेक्ट्रोड अगर तुम लोगे तो वो खुद ही पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाएंगे रिएक्शन में, इनको रिएक्ट नहीं करने देंगे बल्कि खुद ही रिएक्शन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे कि हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लें ताकि हमारी रिएक्शन इजीली हो जाए। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में जैसे तुम्हारा प्लेटिनम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो तुम्हारे इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। जबकि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, वो जितने भी तुम्हारे मेटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रोड जब होंगे तो वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कैसी होगी, और जो इलेक्ट्रोड हम लेंगे वो इनर्ट होना चाहिए या एक्टिव होना चाहिए। प्रेफरेंस किसको दोगे, इनर्ट को। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा तो वो रिएक्शन इजीली हो जाएगी, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट उसको हेल्प करवा देगा करवाने में। और अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो वो खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा।
तो ये हमारे 4 फैक्टर हैं जिसपे हमारा जो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और हमें क्या मिल रही है, केमिकल रिएक्शन। तो कुछ प्रोडक्ट मिलेगा तो हमारा प्रोडक्ट उस पे डिपेंड कर रहा है, इन 4 बातों पे डिपेंड कर रहा है। अब हम देखेंगे कि जो मोल्टन और एक्वस के बारे में पढ़ेंगे कि मोल्टन स्टेट होगा तो क्या इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोडक्ट बनेगा और एक्वस होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट केस हम पढ़ेंगे मोल्टन वाला। ये हो गया, नोट कर लिया। चलो, तो अब हम बात करेंगे हमारा फर्स्ट केस जिसमें हम बात करेंगे कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वो मोल्टन स्टेट में लिया है। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया है बीकर के अंदर, वो हमने मोल्टन स्टेट में लिया है। तो हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल होता है NaCl का ही, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl। तो यहाँ NaCl कौन से स्टेट में है हमारा, मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। इलेक्ट्रोलाइट लेंगे हम मोल्टन स्टेट में और साथ में जो इलेक्ट्रोड होएगा वो कैसा लेंगे हम, प्लेटिनम का। कैसा प्लेटिनम, ताकि इनर्ट इलेक्ट्रोड रहे, ठीक है। तो उसमें जब हम NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मोल्टन स्टेट में, तो हमें पता है क्या बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। तो एनोड पे कौन जाएगा, एनायन, एनायन, और कैथोड साइड कौन जाएंगे, कैटायन। कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन, ठीक है। तो इसमें एनायन पॉजिटिव, कैटायन नेगेटिव, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा जो एनोड पे कौन जाएगा, एनायन। तो एनायन कौन है इसमें, नेगेटिव वाला। तो क्लोरीन क्या करेगा, और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन अपना क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। और दूसरी साइड कैथोड पे क्या होएगा, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। अब यहाँ पे मान लो एक क्लोरीन था, Cl था, लेकिन जब ये मान लो Cl बनता और इलेक्ट्रॉन बनता, तो यहाँ पे जो Cl2 इसलिए लेके आए हैं क्योंकि क्लोरीन गैस फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। सिमिलरली यहाँ सोडियम सिर्फ पॉजिटिव होता है, 1 इलेक्ट्रॉन करता, तो यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन रखने पड़ते हैं, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा बन गया सोडियम। तो ये हो गया हमारे एनोड पे रिएक्शन, ये हो गया हमारी कैथोड पे रिएक्शन। तो यहाँ से हम देखा, ये बिल्कुल सिंपल सा था कि जब मोल्टन स्टेट में हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो हमारा कैसे होता है। तो ये जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिव, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे, जब फैराडे लॉ वगैरह पढ़ेंगे तो हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि मोल्टन स्टेट में कैसे रिएक्शन होती है, तो सिंपल होगी। लेकिन अब हम बात करेंगे जब एक्वस स्टेट होएगा, इलेक्ट्रोलाइट हमारा एक्वस स्टेट में होगा तब क्या होगा। उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं क्योंकि वहां पे वाटर के भी आयन आ जाते हैं, H+OH आयन। तो उनमें से किसको प्रेफरेंस देंगे, वहां थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे एक्वस स्टेट में, एक्वस स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे वही एग्जांपल तो हम कौन सा लेंगे, NaCl का ही। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, लेकिन अब कौन सी स्टेट में, एक्वस में। तो यहाँ जो NaCl है वो भी टूटेगा Na+Cl- में, और दूसरा जो वाटर में हम घोल रहे हैं तो वहाँ H+ और OH- में, ठीक है। तो जब हम इसके एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे तो हम इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस देंगे और इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस देंगे, वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एनोड पे रिएक्शन। हाँ जी, तो अब मैं जो बात बता रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया हुआ है, उसमें हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं NaCl का, जब वो एक्वस में है। एक्वस मतलब उसमें पानी भी है।
अब पानी है तो वो पानी ज्यादा भी हो सकता है, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है। तो हम फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं जब हमारा NaCl जो है वो कंसंट्रेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड केस भी पढ़ेंगे डाइल्यूट वाला। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जब हमारा NaCl कंसंट्रेटेड है तब क्या होगा। तो देखो NaCl है और वाटर, दोनों चीजें हैं। NaCl है तो Na+Cl- में टूटेगा, और वाटर है तो H+ और OH- में टूटेगा। तो वही दो रिएक्शन होगी, एनोड पे कैथोड पे। एनोड पे कौन जाएगा, एनायन, तो एनायन ये भी है ये भी है, इन दोनों में से कौन जाएगा, ठीक है। कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन, तो कैटायन ये भी है ये भी है। तो अब इन दोनों में से देखते हैं कि किसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो इसमें से किसको प्रेफरेंस मिलेगी और इसमें से किसको प्रेफरेंस मिलेगी, ये हम देखते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज थी। तो नीचे जाते हुए क्या बढ़ता है उसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो इन दोनों में से हमें किसका क्या देखना है कि ऑक्सीडेशन कराना है। तो इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी ज्यादा है, तो नीचे जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इन दोनों में से इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होएगा। तो इन दोनों में से प्रेफरेंस मिल गई क्लोरीन को, और क्लोरीन ने अपना ऑक्सीडेशन करवा दिया, ठीक है, क्लोरीन ने अपना ऑक्सीडेशन करा दिया। अब बात हुई कैथोड की, तो कैथोड में क्या देखते हैं हम, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो नीचे जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रही है। तो यहाँ पे सोडियम है और इसके नीचे हाइड्रोजन है, तो नीचे हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम H+ को प्रेफरेंस देंगे, तो ये हमारी रिएक्शन होगी। H+ ने अपना क्या करा दिया, रिडक्शन करा के हाइड्रोजन गैस बन गया। यहाँ हमें क्लोरीन गैस मिल गई और यहाँ हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई। मतलब जो हमारे ये 4 आयन थे इसमें से हमारा क्लोरीन यूज हो गया और हाइड्रोजन यूज हो गया। बचे क्या हमारे, सोडियम और हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH जो है वो हमारा बच गया। तो अगर हमें NaOH की प्रिपरेशन के लिए भी अगर कोई चीज देखनी हो तो भी हम इस रिएक्शन से NaOH को निकाल सकते हैं, ठीक है। NaOH जो है वो हमें मिल सकता है इस प्रोसेस से भी, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, नेट रिएक्शन लिखूंगी, तो मेरा क्या बनेगा कि मेरा क्लोरीन है, हाइड्रोजन आयन है, बैलेंस कर देना। इससे मुझे क्या मिला, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, साथ में मुझे क्या मिल गया, NaOH भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे क्या हुए, 2 यूज हो गए और 2 मेरे एज इट इज वापस बच गए। तो ओवरऑल देखो NaCl की कंसंट्रेशन में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। NaCl में Na तो यूं का यूं पड़ा है, लेकिन Cl जो है वो तो यूज हो गया। तो NaCl की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, डिक्रीज। NaCl की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और इधर वाटर में H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो अगर तुमसे pH पूछे तो H आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो pH क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। pH जो हो गया वो इंक्रीज हो गया। तो ये बातें दोनों ध्यान रखने वाली हैं। तो ये था हमारा एक्वस स्टेट में जब हम ले रहे हैं NaCl को, उसमें भी हम पहला केस कौन सा देख रहे हैं, कंसंट्रेटेड NaCl वाला। तुम NaCl को तोड़ोगे, वाटर को तोड़ोगे, इन दोनों में से प्रेफरेंस एनोड पे किसको मिलेगी, इन दोनों में से कैथोड पे किसको मिलेगी, ठीक है। एनोड पे एनायन और कैथोड पे कैटायन, ठीक है। इन दोनों में से Cl को मिलेगी प्रेफरेंस, इन दोनों में से हाइड्रोजन को प्रेफरेंस मिलेगी। इसका ऑक्सीडेशन करा दो, इसका रिडक्शन करा दो, ये ओवरऑल हमारी रिएक्शन होगी। NaOH हमारा एज इट इज बाहर मिल गया, ठीक है। NaCl में Cl निकल गया, क्लोरीन गैस बन के, तो NaCl की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई और pH इंक्रीज हो गया वाटर की वजह से। तो ये था हमारा सारा फर्स्ट पार्ट जब हमने कंसंट्रेटेड NaCl की बात करी। अब हम बी पार्ट में देखेंगे जब हम डाइल्यूट NaCl लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सब बातें रहेंगी, यहाँ पे बस ये बी हो जाएगा, और यहाँ हम केस बात करेंगे डाइल्यूट NaCl की, ठीक है। एक बार ये सारा मिटो देते हैं, दोबारा लिख देंगे, ये दोबारा लिख देंगे। एनोड कैथोड भी हमें पता लगेगा कौन सा होगा, ठीक है। ये सीरीज भी रहने देता है, एनोड पे एनायन, कैथोड पे कैटायन। अब हम देखेंगे जब हमारा क्या होगा, NaCl तो एक्वस में है, लेकिन अब हमारा डाइल्यूट NaCl होगा। पहले हमने केस किया कंसंट्रेटेड HCl का, NaCl का, ठीक है। अब हम देखेंगे डाइल्यूट NaCl में क्या होता है। तो अब हमारा एक्वस NaCl में सेकंड केस क्या है, जब हमारा NaCl डाइल्यूट होगा, ठीक है। तो डाइल्यूट होगा तो वही NaCl होगा, पानी होगा। बट अब यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट है तो पानी जो होगा वो बहुत एक्सेस में होगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
कि अब जो वाटर होगा यहाँ वो एक्सेस में होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा, तो NaCl Na+Cl- और वाटर भी H+OH- में टूट गया। ठीक है, तो अब वही होती है एनोड की और कैथोड की रिएक्शन होती है, दोनों में से एनोड पे कौन जाएंगे एनायन और कैथोड पे कौन जाएंगे कैटायन। अब इन दोनों में से प्रेफरेंस देखनी है, इन दोनों में से प्रेफरेंस देखनी है, लेकिन अब यहाँ पे प्रेफरेंस का रोल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो H+ और OH- है वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में है। ठीक है, तो ये दोनों इनसे बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में है, तो ये इन दोनों में OH अपना ऑक्सीडेशन कराएगा और इन दोनों में हाइड्रोजन अपना रिडक्शन कराएगा। ठीक है, तो एनोड पे हमारा जो OH- है वो अपना ऑक्सीडेशन कराएगा और कैथोड पे जो H+ है वो अपना रिडक्शन कराएगा। तो यहाँ पे अपना OH- ने OH+ इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, लेकिन उसकी ओवरऑल रिएक्शन जो होती है ना वो ये होती है, ये हमें लर्न करनी है। ठीक है, क्या लर्न करनी है, यहाँ 4 OH होंगे, वो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितने हमें चाहिए होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या करवाओगे, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन होएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसकी ओवरऑल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमने बैलेंस कर दिया। तो ये हो गया हमारी एनोड पे रिएक्शन, ये लर्न करनी है, और ये हमारी कैथोड पे रिएक्शन, ये वाली लर्न करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। अदरवाइज 1 मोल हाइड्रोजन के लिए हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, ये तो हमने बैलेंस करने के लिए करी है ताकि हमारी ओवरऑल रिएक्शन लिखी जा सके। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट केस क्यों था, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, वाटर लार्ज में आया, एक्सेस में आया, तो यहाँ NaCl का तो कोई रोल ही नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो NaCl की कंसंट्रेशन में कोई चेंज हुआ नहीं, क्योंकि ये तो यूज ही नहीं हुआ, ये तो बस एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है रिएक्शन को करवाने के लिए। तो यहाँ NaCl क्या रहा, कंसंट्रेशन NaCl की कांस्टेंट रही। अगर हम pH की बात करें तो यहाँ पे देखो जितना OH आयन यूज हो रहा है उतना ही H आयन यूज हो रहा है, तो OH आयन और H आयन दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए, तो pH भी क्या रहा हमारा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड केस जिसमें हमने डाइल्यूट NaCl की बात करी। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने 2 केस देखे थे कि हम इसका मीडियम कैसे लेके चल रहे हैं, मोल्टन लेके चल रहे हैं तो क्या होगा, एक्वस लेके चल रहे हैं तो क्या होगा। मोल्टन वाला सिंपल सा केस था NaCl वाला, लेकिन जब हम एक्वस की बात करेंगे तो यहाँ पे पानी आ जाएगा, पानी में वाटर आएगा तो वाटर के आयंस भी आएंगे। ठीक है, फिर हमने वाटर में बात करा कि अगर डाइल्यूट NaCl हो तो क्या केस होएगा, कंसंट्रेटेड NaCl हो तो क्या केस होएगा। तो इससे पीछे हमने कंसंट्रेटेड NaCl देखा था, वहां हमने इन दोनों में से प्रेफरेंस किसको दी थी, Cl- को। क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था, और इन दोनों में से हाइड्रोजन को, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो एक्सेस में है, लार्ज क्वांटिटी में, तो इन दोनों में भी ये होगा और इन दोनों में ये होगा, तो ये अपना ऑक्सीडेशन कराएगा, ये अपना रिडक्शन कराएगा। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हमें लर्न करनी है, ये तो तुम लिख लोगे, लेकिन इसी को ही बेस बना के ये लर्न करनी पड़ेगी। 4 OH- 4 है तो 2 वाटर निकाल दो, 2 ऑक्सीजन निकाल दो और 4 इलेक्ट्रॉन कर दो। इसी तरीके से हाइड्रोजन की तो हमें आती है कि हाइड्रोजन है, H2 गैस बनेगी, फिर इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन के लिए बैलेंस करने के लिए हमने इसी रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो इसकी एक बार हम ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं हम। ये लिख लिया, ठीक है। तो हमारी डाइल्यूट NaCl का केस था, तो हमारी 2 रिएक्शन थी, एनोड पे और कैथोड पे, फाइनल वाली एनोड पे और कैथोड पे। तो एनोड पे हमारी कौन सी थी, एनोड पे हमारी 4 OH-, यहाँ पे क्या था, मैंने कहा था 2 वाटर बना दो, 2 ऑक्सीजन बना दो और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक है, इसी तरीके से हमारी क्या थी, हाइड्रोजन का कैथोड पे हुआ था रिडक्शन। रिडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे और यहाँ पे H2 गैस निकलेगी। तो कितनी गैस हो जाएगी, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे हमारे 4 आयन और यहाँ पे हमारा 2H2। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई हमारी, इनको ऐड कर दो,
4OH 4H रिएक्ट होके मिलेगा हमें 2 वाटर, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो ये थी हमारी एनोड पे रिएक्शन, ठीक है। 4OH माइनस 2H2O 4, अच्छा यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, ठीक है, बैलेंस हो गया। और यहाँ पे हमारा 4H आयन 4 इलेक्ट्रॉन और 2H2, तो यहाँ हमारा ये 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब देखो 4OH और 4H प्लस मिलके क्या बनाएंगे, 4 वाटर बनाएंगे ना, 4H2O, और यहाँ भी 2H2O है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2H2O। इसने क्या दिया 2H2 प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल रिएक्शन एनोड पे कैथोड पे, कब, डाइल्यूट NaCl के केस में। तो ये हो गई हमारी ओवरऑल रिएक्शन, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के लिए हमें फैराडे लॉ देखने पड़ेंगे, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।